स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल आरंभ एकेडमी पे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा 3 नंबर के और 8 नंबर के, और साथ में कि भाई कैसे परफेक्शन से इसको उतारा जाता है, कैसे परफेक्शन से इसको लिखा जाता है, इसके बारे में। चलिए मैं हाजिर हूं आपके सामने क्वेश्चंस लेके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। 1 बाय 1 करके एक एक करके जो है क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो मैं आपको करवाऊंगा, जो 3 मार्क्स के हैं और 8 मार्क्स के हैं। बाकी जो आपके जो लिखते कैसे हैं इसको, 3 नंबर के कैसे प्रेजेंट करते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी और उसी के बेस पे मैं आपको करवा रहा हूं। वही सेम पैटर्न का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ये जो जल निकासी है, हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी है, इसकी विशेषताएं पूछी गई है कई बार। जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही करना है आपको। जैसे मैंने कहा था आपसे कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन का परिचय देना होता है, प्रश्न का परिचय देना होता है। तो यहां देखिए मैंने इसके लिए परिचय लिखा हुआ है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी है, जल निकासी प्रणाली है, ये जो है उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या अन्य सभ्यताएं जो उसकी समकालीन थी, उनमें सबसे उत्तम व्यवस्था जो है जल निकासी की हड़प्पा सभ्यता के पास था। यहां तक कि कई सारे इतिहासकार ये तक कहते हैं कि आधुनिक विश्व में भी कई क्षेत्र में जो ऐसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप 4 पॉइंट तो बनाएंगे, 4 पॉइंट बनाएंगे। और लिखना कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है, देखिए उसी पैटर्न पे सेम है। चलिए इसके पहले पॉइंट को देखते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां है इसको ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां है इसको ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड बोलते हैं तो जाल, है ना, ग्रिड बोले तो जाल, जाल जाल जैसी संरचना थी। हड़प्पा सभ्यता की जो गलियों का निर्माण किया गया था उसके साथ साथ नालियां भी बनाई गई थी, है ना। ये जो नालियां है, गलियां है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति या जालनुमा जो है संरचना कहा जाता है ना। तो ये काटते हुए ग्रिड पद्धति का निर्माण करती थी। जितनी भी नालियां थी यहाँ सारी नालियां ढकी हुई थी, सारी नालियां ढकी हुई थी। गलियों के साथ सभी नालियों को बनाया गया था, नालियों को प्रॉपर कवर किया गया था, खुला नहीं था, है ना। अगला देखते हैं कि ये जो सारी छोटी छोटी नालियां हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग गलियों से होके ये आगे चल के मुख्य नाले में मिल जाते थे। जो मुख्य नाला होता था इनमें सारी छोटी नालियां मिल जाती थी, और जो मुख्य नाला होता था काफी बड़े आकार का होता था और ये पक्की ईंटों से बनाए गए होते थे। यहां तक कि वैसे 3 नंबर में 3 पॉइंट आपके बन जाते हैं, लेकिन एक मैंने जैसे कहा कि 1 पॉइंट आप हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। चलिए 1 पॉइंट और देख लेते हैं इसका कि भाई घरों की जो दीवार होती थी वो नालियों से सटी होती थी। जितने भी घर हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं उन सभी घरों की ये खासियत रही है कि उनकी जो एक ना एक दीवार जो है वो नालियों से जरूर सटी हुई है, एक ना एक दीवार नालियों से जरूर सटी हुई है। सभी घरों की एक दीवार नालियों से सटी होती थी, जिसके साथ हौज बनाए गए थे। अब ये हौज क्यों होता है, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी मेन हॉल होते होंगे। तो होता क्या है कि जब आप घर में पानी का यूज करते हैं, गंदे पानी का यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ कचड़े वचड़े भी चला जाता है। तो ये कचरा जो है आगे चल के नालियां जाम ना कर दें, इसके लिए जो है यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या करते थे, बेहतर तकनीक का प्रयोग करते थे। ये जो घर के साथ जो नाली जुड़ी होती थी उसमें ये हौज बना देते थे। अब घर के साथ अगर कोई कचरा आता है तो वो हौज में इकट्ठा हो जाएगा, इसकी सफाई की जाती होगी। इसके ऊपर जो है ढक्कन रखे हुए थे। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कई बार इन्हें छोड़ दिया जाता था ऐसे, लेकिन ज्यादातर हम मानना है कि हाँ इसको ढक्कन बनाया गया था जिसको हटा के इसकी सफाई की जाती होगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए भाई इस चैप्टर के हड़प्पा सभ्यता के अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमने किया है 3 नंबर का, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में सबसे टॉप पे है। चलिए इससे पहले चैप्टर की आज ये क्वेश्चन जो है जो लिखा हुआ है जो मैं समझाऊं, उससे पहले कुछ चीजों की बात करते हैं कि भाई सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब सामाजिक भिन्नता क्यों जरूरी है, तो इतिहासकार सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं कि किसी भी समाज में किस तरह के लोग जो है रहा करते थे, अमीर गरीब, या समाज में क्या भिन्नताएं थी। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में इतिहासकारों ने 2 चीजों को यूज किया है, एक तो सावधान को यूज किया है और एक जो है यूज किया विलासिता की वस्तु को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको कि सावधान में आप क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सावधान का मतलब समझते हैं ना, कब्र। तो जैसे कब्र है तो कब्र से कौन कौन सी जानकारियां मिल जाएंगी। कब्र से देखिए कई सारी जानकारियां मिल सकती हैं। जैसे कि भाई अगर किसी भी इतिहासकार जो है किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं तो वो कब्रों को खोजना, उसमें से जानकारी जुटाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या क्या जानकारियां कब्रों से मिल सकती हैं, तो सबसे पहले जो कब्र की जो बनावट है, बनावट इस आधार पर जानकारी मिल सकती है कि भाई समाज में किस तरह के लोग रहा करते थे। इसके अलावा कब्र में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर आप बता सकते हैं कि जो कब्र में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उन वस्तुओं के आधार पर आप बता सकते हो कि ये जो वस्तुएं हैं वो जो है इस और इशारा करते हैं कि ये किस में विश्वास करते हैं। जैसे मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। आपके बुक में भी
मिस्र के सभ्यताओं का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पिरामिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे राजा महाराजाओं के जब मृत्यु होती थी, रानियों की जब मृत्यु होती थी, तो उसके जो वस्तु होते थे उसके साथ दफना दिए जाते थे, है ना। चले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि भाई कब्रों से एक तो वस्तुओं की जानकारी मिल जाएगी, बनावट की जानकारी मिल जाएगी, इसके अलावा जो है आपको जो है कब्र से कई सारी और भी जानकारियां मिलती है। जैसे कि अगर हम आपके इस हड़प्पा के चैप्टर की बात करें तो जैसे 1980 में जो है हड़प्पा से जो है एक कब्र मिला है, हड़प्पा से जो कब्र मिला है, ठीक है, इसमें यहां तक की जानकारी मिलती है जैसे कि जो हड़प्पा से 1980 में जो पुरुष का शव मिला है उसमें सिर के पास जो शव है उसमें सिर के पास खोपड़ी के पास जो है शंख के 3 छल्ले और जैस्पर की कई सारे मनके प्राप्त हुए, ठीक है। तो जो क्या दर्शाते हैं, जो दर्शाते हैं कि पुरुष भी जो है क्या करते थे, पुरुष भी आभूषण पहनते थे, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो यहाँ पे हम इस चीज को देख सकते हैं कि कब्र से कई सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। चलिए इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अभी बताता हूं मैं आपको। उससे पहले एक और देख लेते हैं विलासिता, है ना। विलासिता, विलासिता बोले बच्चों तो विलासिता हो गया आपका लग्जरी आइटम, यानी कि ऐसी चीजें जो अब लग्जरी मानी जाती है। तो पहले आता है कि भाई कौन सी चीजों को है उस टाइम पे जो है लग्जरी माना जाए, तो ऐसी वस्तुएं जिसका जिसको बनाना काफी मुश्किल हो, काफी मेहनत से बनाया जाए, ऐसी वस्तुएं जो जिसके साक्ष्य कम प्राप्त हुए, कम प्राप्त जो साक्ष्य कम प्राप्त हुए, इसके अलावा जो सुदूर से मंगवाए गए हों, सुदूर से मंगवाए गए हों, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनको बनाना मुश्किल हो, ऐसी वस्तुएं जिसके साक्ष्य कम प्राप्त हुए, जो सुदूर से मंगवाए गए हों, ये सारी वस्तुएं, या फिर जिसको संचय के रूप में रखा गया हो, ये सारी वस्तुएं जो है विलासिता की वस्तु मानी जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यही 2 पॉइंट है जिसके आधार पर हम इसको आंसर को बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कीजिए। सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के लिए सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन जो है इतिहासकार किसके आधार पर करते हैं, सावधान और विलासिता की वस्तुओं के आधार पर, ज्यादातर इन्हीं आधार पर करते हैं। सबसे पहले सावधान की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कब्रों की बनावट से जो है, कब्रों की बनावट से जो है पता चलता है कि किस तरह के लोग थे। जैसे कि यहाँ पे जो कुछ कब्रें मिली हैं वो सामान्य गर्त वाले हैं और कुछ कब्रों पर चिनाई की गई है। खास जानकारी नहीं मिलती है इससे, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस आप देख सकते हो। दूसरा क्या है, कब्रों से प्राप्त वस्तुएं। कब्रों में जो है कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, मृदवान प्राप्त हुए, आभूषण प्राप्त हुए, ठीक है, जिससे जो है इनके बारे में पता चलता है कि कैसे ये मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। इसके अलावा एक चीज और गौर कर सकते हैं आप कि इन्होंने ज्यादातर महंगी वस्तुएं नहीं दफनाई, कोई भी महंगी वस्तुएं नहीं मिली है इनके कब्रों से। अगर विशेष वस्तुओं में बात करें तो मुश्किल से जो आपका कांसे का दर्पण है, ये सब कुछ वस्तुएं हैं जो मिली है, नहीं तो ज्यादातर जो है वस्तुएं कोई खास महंगी नहीं थी। यानी कि ये लोग इस बात में तो विश्वास करते थे कि व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, वस्तुओं को दफनाना चाहिए, लेकिन इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि महंगी वस्तुएं दफनाना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं, फ्योन्स। फ्योन्स क्या होता है? फ्योन्स जो है एक प्रकार का जो है पदार्थ है जिसको कैसे तैयार किया जाता है। तो रेत हो गया, बालू जो आप जानते हैं, इसमें रंग मिलाया जाता है, चिपचिपे पदार्थ मिलाया जाता है और इसको गर्म कर दिया जाता है, जिससे जो है ये पदार्थ प्राप्त होता है। और इस पदार्थ से जो है पात्र बनाए जाते थे, खासकर सुगंधित द्रव वगैरह रखने के लिए ऐसे पात्र का यूज किया जाता था। स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो है इसमें हम देखते हैं कि भाई जो स्वर्ण आभूषण है ये जो प्राप्त हुए इतिहासकारों को, ज्यादातर जो स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं वो संचय के रूप में, यानी कि ऐसे बहुत संभाल के रखा गया है, संभाल के रखे हुए हैं, ऐसे प्राप्त हुए। जैसे आपने देखा होगा मम्मी वगैरह जो गहने वगैरह बढ़िया संदूक उंदूक में संभाल के रखती हैं, लाल कपड़े में लपेट के रखती हैं, या फिर अब तो बॉक्स भी आता है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो फ्योन्स की सॉरी स्वर्ण आभूषण जो प्राप्त हुए हैं, ये सभी संचय के रूप में रखे गए थे जो इतिहासकारों को बाद में प्राप्त हुए थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इनके जितने भी क्वेश्चंस है ये मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। इस चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो भी मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। हाँ जी बच्चों, तो एक टॉपिक और रखते हैं हम। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आपके, ये कंफर्म है कि इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ठीक है। हम तीनों को कवर करते हैं और इसके पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, इजीली आपको याद हो जाएंगे। ये प्रॉपर जो है 3 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, एक तरह से 3 क्वेश्चन जो है इसके पॉइंट्स बनेंगे। एक तो मोहरों से रिलेटेड, एक है आपका लिपि से रिलेटेड और एक है आपका बाढ़ से रिलेटेड। चलिए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या जो है लिख लीजिएगा। मोहरों की बात करते हैं। कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी रही है? इसकी मोहरें जो है सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु रही हैं। ये सैलखड़ी नाम के पत्थर से बनी हुई थी और ये मुद्रांकन के लिए, लंबी दूरी के व्यापार के लिए प्रयोग करते थे। मोहरे जानते हैं ना, सील जो स्टैंप बोलते हैं आप लोग, या सील जो बोलते हैं, इसी को मोहरे बोलते हैं। तो मुद्रांकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था ताकि सुदूर व्यापार किया जा सके, उसमें आसानी रहे। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मोहरों पर आपको लेख भी मिलेगा और चित्र भी मिलेगा। कई सारी मोहरें हैं जिसके ऊपर लेख है और चित्र है। अगर लेख तो वैसे पढ़ा नहीं गया, पता ही आपको। वैसे
जो चित्र है वो पशुओं के मिले हैं, प्रकृति के मिले हैं, पेड़ पौधों के चित्र मिले हैं, विशेष मानवों के भी प्राप्त हुए हैं, विशेष मानवों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसे आप जब जो है आदि शिव जो है उसकी मूर्ति जो योगी का मुद्रा में बैठा हुआ है उसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। एक और ऐसे ही चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो है योगी जो है बैठे हुए, उसके चारों तरफ जो है पशु पक्षी है, जिसे आदि पशुपतिनाथ जो है ये कहा गया। ऐसे कई सारे चित्र मोहरों के ऊपर प्राप्त हुए हैं। ये जो मोहरे हैं उनमें से ज्यादातर मोहरे तो चकोरी, कुछ मोहरे ऐसे भी हैं जो शंकु के आकार की प्राप्त हुई हैं और अनुमान लगाया जाता है इतिहासकार द्वारा, या कुछ का कहना तो ये है कि ये लघु शिवलिंग थे। हालांकि कुछ का कहना है कि ये चौसर की गोटियां थी, ये कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये लघु शिवलिंग थे। इसके अलावा मोहरों की एक खास बात है कि मोहरों से आप धार्मिक जानकारी भी जुटाते हैं। मोहरों पर जो पशुओं के चित्र हैं या प्रकृति के चित्र हैं, पशुओं में जैसे यूनिकॉर्न है, स्पेशली जो है एक सिंग वाला जो एक श्रृंगी पशु जो है उसको कहा जाता है कि धार्मिक पशु, जिसके सबसे ज्यादा उसके ऊपर चित्र मिले हैं। बैलों के चित्र मिले हैं और भी कई सारे। तो ये कहते हैं कि भाई धार्मिक जानकारी भी मोहरों से प्राप्त होती है, पशु पूजा की, प्रकृति पूजा की जानकारी भी प्राप्त होती है। ये तो हो गया आपका मोहरे। ठीक है, अब आते हैं लिपि के ऊपर। लिपि, जो लिपि है यहाँ की, इसको रहस्यमय लिपि कहा गया है। रहस्यमय क्यों कहा गया भाई? तो रहस्यमय इसलिए कहा गया क्योंकि अभी तक इसे किसी इतिहासकार द्वारा या किसी के द्वारा इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये वर्ण चित्रात्मक है, यानी इसमें वर्ण भी है और साथ साथ में चित्र भी है, ताकि अनपढ़ भी पढ़ सके। देखिए आयरनी कितनी भयंकर है कि ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था कि जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ पाए, और आज तक पढ़ी नहीं गई है ना। चलिए, दाएं से बाएं ओर लिखी होती है इनकी लिपि। अच्छा, पता कैसे चला कि दाएं से बाएं ओर लिखी होती है? जब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता चला? तो एक पट्टिका प्राप्त होती है, पट्टिका प्राप्त होती है जिसमें दाएं तरफ से जो है लिखने शुरुआत की गई है। ठीक है, और जब वो बाएं की तरफ आए हैं ना, तब उन्होंने क्या किया? संकुचित कर दिया। संकुचित का मतलब समझते हैं? जो आप लिखते हैं, जब आपके पास जगह नहीं बढ़ता तो आप क्या कर देते हैं? चिपका चिपका के लिख देते हैं ना। तो वैसे ही कुछ इस पट्टिका पे भी, इस अभिलेख पे भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से इनको पता चल गया कि ये लोग जो है किधर की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते थे, है ना। हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं हिंदी में। अगला देखते हैं कि इन पे कई सारे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जो सबसे बड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं उस पे लगभग कितनी चिन्ह है? सबसे बड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं उस पे लगभग 26 चिन्ह है। 26 चिन्ह। ऐसे अगर हम चिन्हों की संख्या की बात करें तो 375 से 400 के आसपास चिन्ह देखने को मिलते हैं। 375 से 400 के आसपास, है ना। काफी ज्यादा नंबर हो जाते हैं इसमें। वस्तुओं जो कई सारी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसके ऊपर लिखावट है। जैसे अभी आपने मोहरों को देखा, मोहरों पर लिखावट तो है। मोहरों के साथ साथ कई सारे औजारों के ऊपर लिखावट है, मर्तबान के ऊपर लिखावट है, जो सूचना पट है उनके ऊपर लिखावट है। एक और है, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका बाट। बाट जो है, कहने की विनिमय, यानी कि लेन देन करने के लिए, व्यापार करने के लिए सबसे परिशुद्ध प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, परिशुद्ध किस लिए कहा जा रहा है? इसका भी एक रीजन है कि आपको जहां भी बाट मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा से मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, चाहे वो लोथल से मिले, कहीं से भी बाट मिले हैं, सभी बाट एक परिशुद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यानी कि बाट के वजन में आपको भिन्नता नजर नहीं आएगी। जितने भी बाट हैं वो एकदम एक्यूरेट पे जो है बने हुए हैं। अच्छा, ये बाट बनते किससे थे? तो ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और जो है इसका आकार की अगर हम बात करें तो ये घनाकार होते थे और द्विआधारी होते थे। जैसे आपने वो देखा ना, क्यूब देखा ना आपने, क्यूब की तरह होते थे ये। जो इनके आकार, जो बाट होते थे वो क्यूब की तरह होते थे। और इनका जो वजन है वो दशमलव पत्ती में निकाला जाता था बच्चों, दशमलव पत्ती में इसका वजन आता था। इसके अलावा आप देखोगे तो इतिहासकारों को छोटे छोटे मोहरे भी प्राप्त हुई हैं, जो में भी मन के तोलने के लिए या छोटे वस्तुओं को तोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कुछ बड़े भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम अलग से वजन करने की बात करें तो धातु के पलरे भी प्राप्त हुए हैं हमें, धातु के पलरे जो हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ये जो है आपका तीन क्वेश्चन एक साथ मैंने करवाए आपको। इनमें से किसी एक में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनता है। अगर ये तीनों देखेंगे आप तो सिंपल पॉइंट है और इजीली आपको याद हो जाएंगे। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। 2 टाइप में ये क्वेश्चन आता है। या तो पूछा जाता है कि भाई कनिंघम कौन थे और इनका जो है भ्रम क्या था, या फिर ये जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि कनिंघम कौन थे और किस प्रकार ये हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने से चूक गए। 2 क्वेश्चन है, दोनों का लगभग आंसर सेम टाइप में ही है। अच्छा, कनिंघम के बारे में आपके बुक में काफी सारी डिटेल्स दी हुई है कि भाई कनिंघम कौन थे। तो जो आपका एएसआई है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, एएसआई जो है ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इसके अलावा भी आपको काफी कुछ कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि भाई इसे भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। एएसआई के ये पहले डायरेक्टर जनरल थे। 1860-61 के आसपास जो है एएसआई की स्थापना होती है। इसके ये डायरेक्टर जनरल थे। अगर हम इसके विशेषताओं के बारे में बात करें, थोड़ी जानकारी दें, तो आपको बताएं कि भाई भारतीय प्राचीन इतिहास में इनका इंटरेस्ट था और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चीनी तीर्थयात्रियों के
जो विवरण का प्रयोग करते थे। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, कनिंघम जो है भारतीय इतिहास के जनक कहलाते हैं और जो है ये भारत के पुरातत्व विभाग जो है इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। कनिंघम के बारे में अगर बात की जाए तो कनिंघम जो है उसका भ्रम या उसको अब कनिंघम जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्व को कैसे समझने में चूक गए, इसके कुछ बेसिक पॉइंट है जो 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कनिंघम के मोहरों को प्राप्त होती है लगभग 1875 के आसपास। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो ये जो मोहरें इनको प्राप्त होती है इसके संदर्भ में वो कैसे जो है हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, इसके 3 बेसिक से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका ये काल निर्धारण नहीं कर पाए। काल निर्धारण नहीं कर पाए मतलब क्या है, मतलब ये कि जो मोहरें इनको प्राप्त हुई थी ये जो है मोहरें इनको जो प्राप्त हुई थी ये सिंधु घाटी की मोहरें थी, जो कि आपको पता है कि भाई आपके एनसीईआरटी ने 2600 से 1900 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को बताया है। लेकिन जो कनिंघम है इन मोहरों को कहां ढूंढ रहे थे, इन मोहरों के बारे में जानकारी कहां ढूंढ रहे थे, ये मोहरों के बारे में जानकारी जो है चीनी तीर्थयात्रियों के जो है वृत्तांत से ढूंढ रहे थे, जो कि संभवतः आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के टाइम में काफी ज्यादा अंतर है। अगर हम स्थान की बात करें तो कनिंघम को यह भी भ्रम था कि ये जो मोहरें हैं ये है गंगा घाटी की, किंतु जो है ये बाढ़ के कारण या किसी और कारण की वजह से जो है कहां पहुंच गई होगी, बाढ़ के कारण या अन्य कारणों से जो है ये सिंधु घाटी में पहुंच गई होगी, ये सिंधु घाटी की मोहरें नहीं थी। ये भी कंफ्यूजन था इनको। और तीसरा जो है ये कि भाई ये उपयोगिता ढूंढ रहे थे बार बार कि कनिंघम जो है कि उपयोगिता ढूंढ रहे थे कि सिंधु घाटी के सॉरी गंगा घाटी के जो लोग हैं वो इसका उपयोग किस कार्य में करते हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको कि कनिंघम को इतना बड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी था क्योंकि जो है भारत के सभ्यता के बारे में ये कहा जाता था कि भारत ज्यादा पुरानी नहीं है और प्राच्यविदों का मानना था कि भारतीय इतिहास जो है वो गंगा घाटी से शुरू होती है। भारत में जो शहरीकरण जो है वो सबसे पहले गंगा घाटी से भी हुई। तो ये कह देना कि भाई कनिंघम को जो है भ्रम था, ये बोलना आसान लगता है लेकिन आप इस संदर्भ में अगर देखेंगे कि किसी भी इतिहासकार की जो सोच जो है इससे पहले की तर्क नहीं जाती थी, क्योंकि ज्यादातर जो है यही माना जाता था कि भारत का सभ्यता ज्यादा पुराना नहीं है, गंगा घाटी से जब भारत में पहले शहर बनने शुरू हुए थे। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन फिर से लिखा है मैंने आपके लिए, देखते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता की तकनीक व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही है, ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है आपका और कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। कई बार अलग से 3 नंबर में सिर्फ कृषि प्रौद्योगिकी पूछी जाती है कि कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के पास क्या कृषि प्रौद्योगिकी थी, या फिर कुछ घुमा के पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो है वहां एक प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी कई प्रकार की तकनीकी व्यवस्थाएं मौजूद थी या जो उस समय की सभ्यताओं में उसे काफी आधुनिक सभ्यता बनाती थी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तकनीक का प्रयोग करते थे। सबसे पहले आते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी में जो है ये कृषि प्रौद्योगिकी में ये बैल का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे। बैल का प्रयोग करते थे कैसे पता चलता है, तो कई सारी जो है क्या मिली है मोहरे जो है मोहरों पर चित्र मिली है, मोहरों पर जो है वृषभ के चित्र मिले हैं, वृषभ के चित्र मिले हैं, के चित्र मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है वृषभ की मृण मूर्तियां भी मिली हैं, मृण मूर्तियां भी वृषभ की मिली हैं। मृण मूर्तियां पता होगा बच्चों आपको कि मिट्टी की मूर्तियां, किसकी, वृषभ की, वृषभ बोले तो बैल, है ना। इसके अलावा जो है प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें और हल की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है हल का प्रयोग करते थे। हल के प्रयोग के आपको जो है डायरेक्टली हल तो नहीं मिलता क्योंकि समय के साथ जो है लकड़ी का बना होता है तो समय के साथ ये नष्ट हो जाता है, लेकिन हल के प्रतिरूप मिले हैं, खिलौने मिले हैं। कहां से मिले हैं प्रतिरूप, जो है यहाँ पे प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं जो कि चोलिस्तान, ये पाकिस्तान में है, चोलिस्तान तथा हरियाणा के बनावली से जो है क्या मिला है, जो है ये हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि आप चाहो तो एक लाइन और याद रख सकते हो इस वाले में, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो इस वाले में जब आपका 3 नंबर का सिर्फ कृषि प्रौद्योगिकी हो बच्चों, तो इसको काफी डिटेल में, फिर ये एक लाइन से काम नहीं चलेगा, पूरा लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो भर के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ लिखना क्या है। तो हल्का प्रयोग करते थे प्रौद्योगिकी के रूप में, तो प्रतिरूप प्राप्त हुए चोलिस्तान और बनावली से, यानी खिलौने प्राप्त हुए। इसके अलावा आप चाहोगे तो एक और लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो कि भाई हल रेखाएं भी मिली हैं। हल रेखाएं कहां से मिली हैं, तो हल रेखाएं जो है कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। यहां से क्या मिला, यहां से हमें समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं मिली हैं जो दिखाती है कि भाई एक साथ 2 फसल उगाते थे। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा आपसे कि जब आप डिटेल में लिखोगे, यानी कि 3 नंबर में सिर्फ आपसे कृषि प्रौद्योगिकी पूछा जाए तो आप भर के लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जलाशय। जलाशय का प्रयोग जो है अब वो सिंचाई के लिए करते थे, ये भी तो एक तकनीक है, कृषि तकनीक में ही आएगा। जलाशय का प्रयोग जो है आप देखोगे तो धौलावीरा में आपको जलाशय प्राप्त हुए हैं। जलाशय का प्रयोग दिखाता है कि ये कृषि में तकनीक का प्रयोग करते थे।
इसके साथ साथ नहरों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और जो नहरों का प्रयोग है ये जो है आपको सोर्तुगई जो है अफगानिस्तान में एक जगह है सोर्तुगई, यहाँ से आपको नहरों के अवशेष देखने को मिलते हैं जो सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। तो अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाए कि कृषि प्रौद्योगिकी क्या है, तो 3 नंबर में ये पॉइंट्स अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो कृषि प्रौद्योगिकी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक 3 नंबर का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इन केस आपसे ये पूछा जाए 8 नंबर में पूछ लिया जाए कि भाई कृषि तक हड़प्पा सभ्यता के तकनीक और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर 8 नंबर में पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे, तब जो है आप इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। और नहीं, अगर 3 नंबर में ये दोनों ही एक साथ 3 नंबर में पूछा है तब आप उसको जो है इतने सारे सब पॉइंट नहीं बनाओगे, फिर ये आपका ये मेन पॉइंट रहेगा, ये सेकंड पॉइंट रहेगा और ये थर्ड पॉइंट रहेगा, ये फोर्थ पॉइंट रहेगा। और इसको पॉइंट बना के फिर सब पॉइंट बना के एक्सप्लेन नहीं करोगे, इसके साथ ही नगर नियोजन के साथ ही या कृषि प्रौद्योगिकी के साथ ही या शिल्प उत्पादन के साथ ही एक एक पॉइंट बना के इसको एक्सप्लेन करते हुए चलोगे। और अलग से पूछता है तो जैसे मैंने बताया वैसे। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या नगर नियोजन में भी तकनीक का प्रयोग, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था? बिल्कुल। अगर हम इनके नगर नियोजन को ही देख ले तो नियोजित करके बनाए गए थे इनके सारे नगर। वो प्रौद्योगिकी आपको दिखता ही है, तकनीक आपको दिखता ही है कि सभी नगरों को जो है पहले प्लान किया गया था, उसके बाद इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे भी आपको नगर नियोजन में भी दिखता ही है। आपको ग्रिड पत्तियों में नालियां जो है आपको याद है बच्चों, आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपको प्रीवियस में, ठीक है। अभी कुछ इसी वीडियो में मैंने करवाया है आपको ये जल निकासी वाला, तो उसमें मैंने आपको ग्रिड पत्ती के बारे में बताया था कि ये भी एक प्रकार का तकनीक है जिसका ये प्रयोग करते थे जल निकासी के लिए। हाँ, टेराकोटा का पाइप, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन आपने पढ़ा है ना कि यहाँ की इमारतें बहुमंजिला हुआ करती थी। तो बहुमंजिला इमारतों में जल निकासी के लिए जो है किसका प्रयोग, जो ऊपर से ऊपर के जो वो होंगे मंजिला होंगे उससे नीचे की तरफ जो है जल निकासी के लिए जो है किसका प्रयोग, टेराकोटा के पाइप का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगर हम जल निकासी के लिए इसका प्रयोग करते थे टेराकोटा के पाइप का, ठीक है, जो जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी को बहाव करना होता था। तो समझ में आ रहा है कि भाई नगर नियोजन में भी ये कृषि प्रौद्योगिकी, नगर नियोजन में भी तकनीक का प्रयोग करते थे। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जो है चबूतरों का निर्माण, जैसे उसमें दुर्ग के लिए चबूतरों का निर्माण, ठीक है, ये सारी चीजें भी तकनीक में ही आ जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन की बात करते हैं। क्या शिल्प उत्पादन में भी ये शिल्प उत्पादन में भी इसका प्रयोग करते थे, तकनीक का प्रयोग करते थे? बिल्कुल बच्चों, शिल्प उत्पादन के लिए भी तकनीक का प्रयोग तो किया जाएगा ना। तो शिल्प उत्पादन में हम देखते हैं कि मनके बनाने के लिए जो है जैसे इनके पास सैलखड़ी के पत्थर होते थे, तो सैलखड़ी के पत्थर जो मुलायम होते हैं जिसको ये क्या करते थे, बारीक पाउडर बनाते थे, इससे सांचे में भर के, गीला करके सांचे में भर के फिर उससे सुखा के चाहे धूप में या आग में पकाकर जो है बनाए थे। तो ये सांचा जो है क्या है, एक तरह का तकनीक है इनका, ठीक है। पत्थरों को, उस पत्थरों के मनके बनाते थे। सोच के देखिए, पत्थरों को मनके बनाने के लिए इसके सल्क हटाने पड़ते हैं, इसके सल्क हटाने पड़ते हैं। इसके सल्क हटाने के लिए भी किस चीज का प्रयोग करता हुआ, इसको गर्म करना, इसके सल्क हटाना भी एक प्रकार का तकनीक ही है, एक प्रकार के तकनीक ही है, ठीक है। आगे देखिए, छेद करने के लिए सुई जैसे औजार का प्रयोग, छेद करने के लिए सुई जैसे औजार का प्रयोग भी ये लोग करते थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो व्यापार में भी ये लोग तकनीक का प्रयोग करते थे। व्यापार में कैसे, तो नाव बनाना एक प्रकार की तकनीक थी इनकी, या मोहरों का प्रयोग करना सुदूर व्यापार के लिए, ये भी तकनीक थी। मैंने इसको अलग से नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि आपके लिए जो है इतना काफी है। अगर एक एक लाइन लिखोगे या जो मैंने बोला है वो भी लिख दोगे आप तो चलेगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, इतिहासकार शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करते थे? इतिहासकार शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करते थे? एक मिनट के लिए पॉज कर लो ना। हाँ जी, तो इसकी बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं? हालांकि इसके ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये भी कई बार 3 नंबर में आया हुआ है, आपके सपोर्ट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। भाई शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए इतिहासकार बताते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है, कि भाई शिल्प उत्पादन के केंद्र की जो पहचान करनी है उसका सबसे आसान तरीका है त्यागी गई वस्तु। बच्चों, जिसे आप कूड़ा करकट कहते हैं, यही त्यागी गई वस्तु, यही शिल्प उत्पादन के केंद्र की सबसे पहली पहचान है। शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान के लिए मैंने क्या कहा कि कूड़ा करकट जो है इससे ज्यादातर पहचान करते हैं इतिहासकार। ये कूड़ा करकट क्या होते हैं भाई? ये कूड़ा करकट जैसे प्रस्तर पिंड हो गए। प्रस्तर पिंड का मतलब हो गया पत्थर के टुकड़े, जिन पत्थरों से मोहरें बनाई गई थी, जिन पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई थी, उसके कुछ अवशेष तो बचेंगे ना, तो वही क्या कहलाते हैं, प्रस्तर पिंड कहलाते हैं, यानी उसके टूटे हुए टुकड़े, ठीक है। कटे हुए शंख, आप बताओ कहीं पे कटे हुए शंख और मिलेंगे? जिस जगह पे शिल्प उत्पादन किया जाता था उसी जगह पे तो कटे हुए शंख मिलेंगे नहीं, तो अदरवाइज और कहीं पे कटे हुए शंख तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होंगे ना। और भी कई सारे वस्तुओं के टुकड़े या धातु के अवशेष, ये भी कहाँ मिलते हैं? शिल्प उत्पादन के केंद्रों में ही मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपूर्ण वस्तुएं, ये केवल अपूर्ण वस्तुएं, ये कहाँ मिलेंगे? ये भी जो है अपूर्ण वस्तुएं जो है
ये वस्तुएं भी केवल जो है कहाँ पे मिलेंगे, तो ये अपूर्ण वस्तुएं जो है ऐसी जगह जहां पे वस्तुओं को बनाया जाता है, यानी जहां पे शिल्प उत्पादन किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को वहीं पे बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो है शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान करना आसान हो जाता है। जहां अपूर्ण वस्तुएं मिलती हैं, यहाँ से शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा इतिहासकारों को औजार मिलते हैं, कहां से, जहां से शिल्प उत्पादन किया जाता था उन क्षेत्रों से औजार मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए आपके। एक काम कीजिए, यहाँ से जो है फिर से एक स्क्रीनशॉट